फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए, और जिस जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए, उन तमाम परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। क्योंकि आज की हम इस सीरीज में यहाँ या इस चैनल पे जितने भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम पूछ चुका है उस सवाल को। तभी हम उसका एक निचोड़ वीडियो में लेकर आते हैं ताकि आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होता है उसी पे आधारित आगे आने की परीक्षाओं का भी सवाल बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ज़्यादा ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको ये पुराना आदत है हमारा का है कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक मोटिवेशनल कोट दिया जाता है जो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ग्लूकोज की तरह रहता। तो मोटिवेशनल कोट कुछ इस तरह है कि माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। क्या? कि माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तुम सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो सभी को शेर शेरनी को दिखलाना है, सभी के अपने माता पिता को सपना को पूरा कर कर, उसमें आप भी शामिल हैं और हम जैसे तमाम वो स्टूडेंट शामिल हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपका यही बोलता है कि बताइए रक्त समूह की खोज कौन किए थे, यानी ब्लड ग्रुप के खोज कौन किए थे। तो रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर। कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। उनका पूरा नाम क्या हुआ? कार्ल लैंड स्टीनर। लेकिन सिर्फ आपको ये पूछेगा कि बताइए कि विटामिन का खोज कौन किया था। तो विटामिन का खोज किया था फंक। विटामिन का खोज कौन किया था? फंक किया था। और आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था? तो आरएच फैक्टर का खोज वीनर नामक वैज्ञानिक किया था। तो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंड स्टीनर और आरएच फैक्टर का खोज वीनर और आरएच। उसके बाद फिर एक और सवाल यहाँ से फिर क्या बन जाता है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो आरएच फैक्टर का खोज हो जाएगा वीनर और ये रक्त समूह का खोज हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर। उसके बाद एड्स के द्वारा कौन सा ब्लड ग्रुप प्रभावित होता है, यानी एड्स के द्वारा यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम के द्वारा कौन सा ब्लड ग्रुप प्रभावित होता है? तो हमारा WBC। और WBC जो है व्हाइट ब्लड जो कार्पसल्स है, इसका जो दिन है जिंदा रहने का वो मुश्किल से 13 से 20 दिन ये जिंदा रहता है हमारे शरीर में। इसका जीवन काल 13 से 20 दिन का ही होता है। उसके बाद WBC का काम हमारे शरीर में क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाना। अब एड्स जो है इसी को डैमेज कर देता है, जिससे बहुत सारा यौन संक्रमित बीमारी हो जाता है। उसके बाद एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया देगा कि बताइए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी का 600 और डब्ल्यूबीसी का 1 होता है। तो 600 अनुपात 1 में होता है आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी 600 रहता है और डब्ल्यूबीसी 1 रहता है। उसके बाद बोलता है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है, यानी वह कौन सी मृदा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा हो जाने से वो अनउर्वरक हो जाती है, मतलब कि अनुपजाऊ हो जाती है। तो वो है लैटेराइट मृदा। और लैटेराइट मृदा में जो लेटर है, इस लैटेराइट का अर्थ होता है ईटा। ईटा जैसन इस मृदा का मतलब कठोर लाल रंग इस टाइप की होती है लैटेराइट मृदा। इस मृदा को प्राप्त करने के लिए निच्छालन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो पूछेगा बताइए किस मृदा को प्राप्त करने के लिए निच्छालन या फिर लीचिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है? तो वो है लैटेराइट मृदा। और लैटेराइट मृदा में लैटेराइट का मतलब होता है ईट। उसके बाद लैटेराइट मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार है तो वो है केरल में। तो लैटेराइट मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो वो है केरल में। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है कि बताइए कि इस मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो इस मृदा में सिलिका और लोहा की अधिकता हो जाने की वजह से ये अनउर्वरक हो जाती है, यानी अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इसमें लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए कि ये जो है मृदा, जो लैटेराइट मृदा, ये किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, कि यानी कि कहने का मतलब कि लैटेराइट मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। तो काजू हो गया, किशमिश हो गया, मसाला हो गया, रबड़ हो गया, इसके लिए एकदम बेहतरीन मृदा
माना जाता है। उधर रबड़ का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है और विश्व में थाईलैंड है। और कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला भारत का सर्वाधिक राज्य में नंबर 1 पर कर्नाटक है और पूरे वर्ल्ड ओवर में ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। क्या ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फैजेंडा कहा जाता है। उसके बाद बताइए, उसके बाद फिर बोलता है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हम लोग सब जानते हैं कि भगत सिंह देते हैं, लेकिन भगत सिंह ऑप्शन में ना रहे तब ये बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद 1921 में हसरत मोहानी दिए थे। कौन दिए थे? तो 1921 में हसरत मोहानी दिए थे। और मोपला विद्रोह की भी शुरुआत कब होती है? 1921 में। तब मशहूर जो नारा इंकलाब जिंदाबाद, इसको देने का काम 1921 में हसरत मोहानी करते हैं। और यही नारा को आगे ले जाने कर और प्रसिद्ध इस नारा को करने वाले व्यक्ति थे हमारे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। तो इस नारा को पूछ देगा कि इस नारा को प्रसिद्ध कौन किया था? भगत सिंह। अब मान लीजिए कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया और ऑप्शन में भगत सिंह ना रहे तो हसरत मोहानी को ही मारना है, जो कि 1921 में नारा को दिए थे और आगे इसको प्रसिद्ध किए भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दिया गया था सॉन्डर्स की हत्या में। और सॉन्डर्स किसकी हत्या कर दिया था? तो लाठी चार्ज के द्वारा भगत सिंह के गुरु बाल गंगाधर तिलक की हत्या कर दिया था। कौन? सॉन्डर्स नामक ये अंग्रेजी एक सैनिक था, उसके द्वारा। उसके बाद बोलता है कि बताइए चौथी बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका याद करने का ट्रिक क्या है? रा बै पाक, रा बै पाक कु, रै बा पाकू। तो रा का मतलब हो गया राजगिरी, वै का मतलब हो गया वैशाली, पा का मतलब हो गया पाटलिपुत्र, क का मतलब हो गया कुंडलवन। और ट्रिक बन गया क्या? तो रा वै पा क, रा वै पा क। रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद राजगिरी जो है इसको कौन किया था? तो अजात शत्रु राजा करते हैं। वैशाली में कालाशोक करते हैं, पाटलिपुत्र में अशोक करते हैं और कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में कनिष्क करते हैं। ठीक है, तो चौथा कहाँ पे हुआ? तो चौथा कुंडलवन कश्मीर कनिष्क राजा के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया? तो लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव जो है वो 1951 से 1952 के बीच में आयोजित किया गया था। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 1992 के बीच में हुआ था। 1951 से 52 के बीच में हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ से एक और सवाल बन जाता है कि बताइए कि लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन मई 1952 में होता है। लोकसभा का गठन कब होता है? तो लोकसभा का गठन मई 1952 में हो जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, निचला सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, उसके बाद अल्पसंख्यक का सदन भी माना जाता है। किसे? लोकसभा को। तो लोकसभा को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। लोकसभा का गठन मई 1952 में होता है और लोकसभा के लिए चुनाव के लिए एज जो है 25 वर्ष माना जाता है। उसके बाद लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल का होता है। और इसका जो जिक्र है वो शरला, स से क्या होगा? संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ला से लोकसभा। तो संसद का जो अनुच्छेद 79 में और र यानी राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में जिक्र आपको मिलता है। फिर यहाँ पे बोल देता है कि बताइए लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सरला का जो ट्रिक है वो स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, अला से हो जाएगा लोकसभा। तो संसद का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का मतलब कि जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में है। तो आप सरला ट्रिक से संसद, राज्यसभा और लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत बताया जाता है आप ये याद कर सकते हैं। उसके बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर होता है। लेकिन इससे सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन वाला सवाल क्या पूछ देगा कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम ए अयंगर थे। कौन थे? एम ए अयंगर थे।
उसके बाद फिर यहाँ से एक और फिर कुछ ज़्यादा सवाल नहीं बोलता है कि लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, अल्पसंख्यक का सदन, उसके बाद लोकप्रिय सदन भी माना जाता है। राज्यसभा को बड़े लोगों की सदन मानी जाती है, अमीरों की सदन मानी जाती है, इस तरह। उसके बाद कारगिल दिवस कब मनाया जाता था? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को हुआ था। कारगिल दिवस हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन कारगिल जो युद्ध है या जो कारगिल विजय दिवस है, ये 26 जुलाई 1999 को यह ऐतिहासिक घटना घटा था और ये इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो पूछेगा कि कारगिल युद्ध में किस ऑपरेशन के तहत युद्ध लड़ा जा रहा था, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और इस समय के जो पीएम थे वो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही लोकप्रिय जनता का नेता माने जाते थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 1984 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति नाम था। ऑपरेशन क्या था? शक्ति नाम था। हाँ, ऑपरेशन शक्ति नाम था। उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए कि जिलले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो जिलले उपाधि का जो शासक जो उपाधि धारण किया था उस शासक का नाम है बलबन। और रक्त एवं लौह का नीति भी कौन अपनाया था? बलबन। रक्त एवं लौह का नीति कौन अपनाया था? बलबन। और बलबन अपने बेटों को शहीद का उपाधि दिया था। तो पूछेगा कि कौन शासक अपने बेटे को शहीद का उपाधि दिया था? तब बलबन अपने बेटे को शहीद का उपाधि दिया था। बलबन जो है वो लाल महल का निर्माण किया था। तो पूछेगा कि लाल महल का निर्माण कौन किया था? तब बलबन किया था। और बलबन को उल्गू खां भी कहते हैं, उल्गू खां। तो पूछेगा किस शासक को उल्गू खां कहते हैं? तब बलबन को उल्गू खां भी कहते हैं। और बलबन जो था वो सजदा, ये फिर यहीं तक, ये बलबन से ज़्यादा सवाल बनता नहीं है, बलबन से यहीं तक सवाल पूछता है। उसके बाद फिर पूछेगा बताइए कौन सा वायु वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है? तो कौन सा वायु वाद्य यंत्र जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है? तो वो है बांसुरी। जहाँ पे बांसुरी का नाम आएगा सर, वहाँ पे दो व्यक्ति का खासकर चर्चा का नाम लिया जाएगा और वो देव व्यक्ति हैं। पहला है पन्ना लाल घोष और दूसरा है हरि प्रसाद चौरसिया। जहाँ भी बांसुरी के नाम आएगा वहाँ पे दो लोकप्रिय व्यक्ति का नाम आएगा। पहला का नाम है पन्ना लाल घोष और दूसरा का नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। ये बांसुरी के मास्टरमाइंड कहे जाते थे सर। उसके बाद देश बंधु किसकी उपाधि है? तो देश बंधु हम लोग CR दास यानी चित्तरंजन दास को ही कहते हैं। और चित्तरंजन दास जो थे यह गुरु किनका थे? तो यह गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास जो थे इन्हें देश बंधु कहा जाता है। और दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। क्या दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। और मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास दोनों मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो पूछेगा बताइए स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। स्वराज पार्टी का गठन कौन करते हैं? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता। उसके बाद बोलता है कि बताइए कि राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल संख्या 250 या फिर 245 है। और राज्यसभा का ही पुराना नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। तो पूछेगा कि बताइए राज्यसभा का पुराना नाम क्या है? तो राज्यसभा का पुराना नाम ही काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था। उसके बाद राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के द्वारा किया गया है, सरला ट्रिक याद कीजिएगा। और राज्यसभा का सीटों का आवंटन अनुच्छेद 4 में किया गया है। और ये CHSL SSC CHSL के द्वारा 2023 का पूछा हुआ प्रश्न था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% था।
और जनगणना कराने वाला पहला देश स्वीडन था। तो जनगणना कराने वाला पहला देश कौन है? तो स्वीडन है। और ये कब कराया था? तो 1749 में कराया था। और सबसे पहली बार जनगणना जो है वो मेयो के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? मेयो के समय हुआ था। और जनगणना का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो जनगणना का उल्लेख अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलता है। और भारत में अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त का भी नाम दिया जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। और जब साम्राज्य जब चंद्रगुप्त मौर्य का बना तब प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का भी। उसके बाद भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में होता है। और मेयो कॉलेज कहाँ है? तो मेयो कॉलेज राजस्थान के अजमेर में स्थित है। उसके बाद मेयो की मृत्यु कहाँ पे होता है? तो मेयो एकमात्र अंग्रेजी वायसराय था जिसका मृत्यु अंडमान निकोबार में होता है। तो पूछेगा पहला अंग्रेजी व्यक्ति जिसका मृत्यु भारत में हुआ तो वो था अंडमान निकोबार में हुआ था। किसका? मेयो का। उसके बाद नियमित जनगणना कब हुआ? तो नियमित जनगणना 1821 में रिपन के समय हुआ था। तो नियमित जनगणना 1821 में रिपन के समय होता है। तो आज देखें कि बहुत सारे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न था। और ये सभी एग्जाम, आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, दोस्तों के साथ आप एक कमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।